हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है ये आपका। इसकी टोटल 4 यूनिट है। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट करेंगे। फर्स्ट यूनिट है इसकी भाषा और व्याकरण। इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे हम भाषा की परिभाषा एवं विशेषताएं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाषा और व्याकरण फर्स्ट चैप्टर है भाषा की परिभाषा एवं विशेषताएं। प्रस्तावना। भाषा की परिभाषा में उसे विचारों को किसी तक पहुंचाने का माध्यम माना गया, यानी कि विचारों को हम कैसे भाषा के द्वारा ही विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अपने कि हम क्या कहना चाहें तो उसमें हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपनी भाषा के माध्यम से। इसके अतिरिक्त भाषा किसी राष्ट्रीय तथा समाज के लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। और भाषा क्या होती है? किसी राष्ट्रीय या किसी समाज के लोगों की अभिव्यक्ति, उनकी पर्सनैलिटी को बताती है कि वो किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। भाषा प्रशासनिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक भिन्न भिन्न स्तरों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में है। भाषा के संबंध में सहज ही यह जिज्ञासा जगती है कि भाषा क्या है, वे उसकी क्या विशेषता है। इस जिज्ञासा के समाधान के लिए भाषा की अवधारणा को जानना आवश्यक है कि भाषा क्या है, भाषा की आवश्यकता क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या हैं। सबकी जिज्ञासा हमारे मन में आती है कि हम इस बारे में जानें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? भाषा की मुख्य विशेषताओं के विषय में जान सकेंगे हम इससे, और भाषा क्या है इसके बारे में भी हम इस चैप्टर से समझ पाएंगे। भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा की परिभाषा पर विचार करते समय यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा अपने प्रयोजन में निर्णायक है। क्या है? भाषा की परिभाषा जानने से पहले, उसके विचार करने से पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि भाषा जो है वो अपने प्रयोजन में निर्णायक है। भाषा निजी विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। और भाषा क्या है? निजी विचारों को, जो हमारे विचार हैं, हमारे अंदर विचार हैं, उनको व्यक्त करने के लिए, कि हम कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हम कहना चाहते हैं, उन सब का व्यक्त करने के लिए क्या है? एक माध्यम है भाषा। इसके साथ ही वह कार्यों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी है। और भाषा क्या है? कि जो हम कार्य कर रहे हैं ना, उसकी अभिव्यक्ति को उपकरण भी है। लैंग्वेज जो है हमारी, वह भाव का आधार है तथा वह सामाजिक संप्रेषण का समाधान भी है। भाषा, लैंग्वेज। भाषा की परिभाषा पर विचार करते समय यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा अपने प्रयोजन में निर्णायक है। जब हम भाषा की परिभाषा के बारे में विचार करते हैं तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए, भाषा क्या है? अपने आप में ही निर्णायक है। भाषा निजी विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। और भाषा क्या है? लैंग्वेज क्या है? अपने निजी विचारों को, जो हम फील करें, जो हम महसूस करें, जो हम कहना चाहते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए, उनको प्रेस करने के लिए का एक माध्यम है लैंग्वेज। इसके साथ ही वह कार्यों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी है। और उसके साथ साथ लैंग्वेज क्या है? हमारी भाषा क्या है? कि हम जो कार्य कर रहे हैं ना, उनकी भी व्यक्त करने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति का भी उपकरण है। वह भाव का आधार है। और भाषा क्या है? भाव का आधार है, यानी कि हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन, हम क्या कहना चाह रहे हैं तो हम उसको लैंग्वेज के माध्यम से ही समझ पाते हैं। तथा वह सामाजिक संप्रेषण का साधन भी है। और भाषा क्या है? सामाजिक संप्रेषण, यानी कि हम सोशल कम्युनिकेशन जो करें उसका भी साधन क्या है? हमारी लैंग्वेज ही है। हम उसके माध्यम से ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे की बातचीत कर पाते हैं, एक दूसरे के भाव को समझ पाते हैं, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं तथा बोलियां हैं। और पूरे विश्व में हम देखें, पूरे वर्ल्ड में देखें तो कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, यानी कि लैंग्वेज डिफरेंट टाइप की होती हैं। इन सभी के अपने अलग अलग संश्लिष्ट रूप है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाषा धातु से मानी जाती है जिसका अर्थ है बोलना। और ये जो भाषा शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना, प्रेस करना, यानी कि अपने भावों को व्यक्त करना। अर्थात भाषा वह है जो बोली जाती है। और भाषा क्या है? वह है जो बोली जाती है, यानी कि मैं जो आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, किस वजह से कर पा रही हूँ? भाषा के माध्यम से। तो भाषा, पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। भाषा समाज में परस्पर विचार विनियमन या अभिव्यक्ति का माध्यम है। और भाषा क्या है? समाज में, कम्युनिटी में विचारों का विनियमन कर सकते हैं हम, यानी कि अपनी विचार एक दूसरे को
कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं अपनी भाषा के माध्यम से, जिससे भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जिससे कि भाव जो हम फीलिंग कर रहे हैं, जो फील है हमारे, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनका हम आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा उच्चारित अर्थवान ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के व्यक्ति आपस में अपने भावों विचारों को संप्रेषित करते हैं। भाषा क्या है? ऐसी ध्वनि है, एक ऐसी अर्थहीन भाषा है कि जिसको हम अपने विचारों को अपनी भाषा से अपने समाज में अपने व्यक्ति के भावों और विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से अपने लैंग्वेज के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से। इस परिभाषा में भाषा के सभी आवश्यक तत्व स्पष्ट हो जाते हैं। और इस परिभाषा में हम देखेंगे, ये परिभाषा दी हुई है, इसमें हमारे सभी प्रकार के जो आवश्यक तत्व हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। भाषा जो है वो प्रयोक्ता के विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है, यानी कि जो बोल रहा है वो सेंटर के पास उसकी भाषा जा पाती है, जिससे कि वो उसको अंडरस्टैंड कर पाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी क्या फीलिंग है, उसकी क्या थॉट्स हैं। यानी कि जैसे कि मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मैं कौन हुई? प्रयोक्ता, और आप क्या हुए? श्रोता। यानी कि आप तक मेरी जो भाषा है वो पहुँच पा रही है और आप इसको समझ पा रहे हैं। अर्थात यह संप्रेषण का एक साधन होती है। और क्या होती है? भाषा जो है वो कम्युनिकेशन का एक साधन है, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँ तो आपको मैं कैसे समझा पाऊँगी, वीडियो कैसे बना पाऊँगी जिससे कि आप समझ पाएंगे। ठीक है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि प्रतीक समर्थक होते हैं, यानी कि भाषा में जो हम प्रयुक्त करें ध्वनि, जो वॉइस है, उसके ही प्रतीक से हम समर्थन हो पाते हैं, उससे ही हम समझ पाते हैं अपनी वॉइस से। भाषा व्यवस्था का अलग भाषा वर्ग होता है। हर भाषा का अपना अलग अलग निश्चित समाज होता है, जिसके सदस्यों के बीच वह प्रयुक्त होती है। इस समाज के बाहर उस भाषा का कोई अर्थ नहीं होता। और भाषा जो है, जो लैंग्वेज है, वो अलग अलग निश्चित समाज होता है, उसका अलग अलग निश्चित समाज होता है, जिसके माध्यम से जो सदस्य हैं उसके बीच प्रयुक्त कर पाते हैं, यानी कि कम्युनिकेट कर पाते हैं। और इससे समाज के बाहर भाषा का कोई भी अर्थ नहीं है। अगर समाज की बात नहीं, तो इसके अलावा जो भाषा है, यानी कि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, तो हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं समाज के अंदर, लेकिन समाज के बाहर इसका कोई भी रोल नहीं है भाषा का। जबकि भाषा न सिर्फ विचारों के संप्रेषण का साधन है, बल्कि भाषा के द्वारा ही हम किसी के विचारों का बोध भी प्राप्त करते हैं। यानी कि लैंग्वेज जो है हमारी सिर्फ ये नहीं कि हम कम्युनिकेट कर पाए, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाए, बल्कि भाषा के द्वारा ही हम किसी के विचारों का बोध भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि किसी के विचारों को भी हम समझ पाते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। भाषा समाज की पहचान भी बनाती है। भाषा जो है वो समाज की पहचान भी बनाती है। वक्ता किसी प्रकार के रूपों में प्रयुक्त करता है, और वक्ता जो है वो किस प्रकार इसको भाषा को किस रूप में प्रयुक्त करता है, उससे व्यक्ति के भौगोलिक स्तर का भी परिचय मिलता है। और उससे क्या होता है कि हम अपनी लैंग्वेज जो है, अपनी भाषा जो है वो किस प्रकार से व्यक्त कर पा रहे हैं, किस प्रकार से उसका यूज कर पा रहे हैं। उससे क्या होता है कि व्यक्ति के जो भौगोलिक स्तर है ना, उसमें भी उसको परिचय मिलता है उसकी लैंग्वेज के माध्यम से। कोई वक्ता सही उच्चारण करता है अथवा नहीं। कोई तो वक्ता है, जो यूजर है, वो यूज कर पा रहा है सही से भाषा का, लेकिन कोई नहीं कर पा रहा है। प्रयुक्त प्रसंग में उनका अर्थ उपयुक्त होता है अथवा नहीं। इससे वक्ता की बौद्धिक स्थिति भी स्पष्ट होती है। इससे क्या होता है कि उसकी बौद्धिक स्थिति, जो उसकी मेंटल एबिलिटी है, वो भी उसकी अच्छी होती है, स्पष्ट होती है। भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों की बात छोड़ दें, एक ही भाषा या बोली कि बोलने वालों की भाषा भी विशिष्ट होती है। यानी कि भिन्न भिन्न जो भाषा है, डिफरेंट लैंग्वेज है, उनको भी हम छोड़ दें तो जो एक ही भाषा है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी है, तो हिंदी को ही हम देखें तो डिफरेंट लैंग्वेज में हिंदी को ही बोला जाता है। इस प्रकार किसी भाषा से उस भाषा का व्यवहार करने वाले समाज के संस्कार, संस्कृति का परिचय मिलता है। और इससे क्या होता है कि जब हम भाषा बोल रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उससे उस व्यक्ति के भाषा के व्यवहार करने वाले और उसके समाज में संस्कार, उसकी संस्कृति का भी परिचय मिलता है। यानी कि जिस अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, उससे हमारे संस्कारों का पता चलता है। अलग अलग भाषा समुदाय के कारण अलग अलग प्रदेशों तथा अलग स्थानों की भाषा की अलग विशेषताएं होती हैं। और अलग अलग जो समुदाय हैं, अलग अलग जो भाषाएं, जो प्रदेश हैं,
प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं जो बोली जाती है उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, यानी कि हर लैंग्वेज की अपनी एक विशेषता होती है। हर प्रदेश की अलग प्रादेशिक भाषाओं के अलग रूप व विशेषताएं हों। और क्या है कि जो प्रदेश में हैं वो जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है वो उनकी लैंग्वेज की अलग अलग विशेषताएं, उनके अलग अलग मोटिव है लैंग्वेज का। अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं की अलग रूप व विशिष्टताएं हैं। भाषा सांस्कृतिक अस्मिता का माध्यम तो बनती है, इस रूप में वे समाज को तोड़ने जोड़ने की अलग विशेषता को साधती है। यानी कि भाषा से ही, भाषा के रूप में ही वे समाज को तोड़ने और जोड़ने की अलग विशेषता को भी साधती है हमारी भाषा ही। भारतीय संदर्भ में भाषागत स्थिति यह है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है, उसे प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं होने के कारण प्रशासनिक मान्यता नहीं मिल सकती है। हिंदी क्या है, राष्ट्रीय भाषा तो मानी जाती है, लेकिन अलग अलग भाषाएं होने के कारण और प्रशासनिक स्तर पर इसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी ये पूरे देश की जातीय सामाजिक अस्मिता की प्रतीक नहीं बन सकी है। सामान्य और अमान्य रूप, सामान्य और अमान्य रूप। मान्य का अर्थ है किसी भाषा का वह आदर्श रूप जो सभी को स्वीकार हो। मान्य का अर्थ क्या होता है, किसी भाषा का वह रूप जो कि आदर्श रूप से सभी के लिए स्वीकार हो, यानी कि सभी उसको मानते हो। भाषा के जिस रूप का औपचारिक कार्य व्यवहार में प्रयोग करते हैं वह मान्य रूप ही होता है। यानी कि भाषा का जो है, भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, जिसका हम औपचारिक रूप में और कार्य व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, मान्य ही होता है। वे व्याकरण तथा अर्थ के स्तर पर सामान्यतः शुद्ध होता है। और वे क्या होती हैं, भाषा जो होती है वे व्याकरण तथा अर्थ के स्तर पर भी सामान्यतः शुद्ध होती है। भाषा के मान्य रूप भाषा भाषी द्वारा औपचारिक रूप से प्रयुक्त होते हैं। यानी कि भाषा के जो मान्य रूप है ना वो भाषा भाषी द्वारा औपचारिक रूप से प्रयुक्त होते हैं, यानी कि यूज होते हैं। ऐसी भाषा का व्यवहार क्षेत्र जितना विस्तारित होता जाएगा उसमें अनेक रूप मिलेंगे। यानी कि उसका जितना क्षेत्र बढ़ता जाएगा, व्यवहारिक क्षेत्र जितना बढ़ता जाएगा उसमें अनेक रूप मिलते जाएंगे। उन विभिन्न रूपों में किसी एक रूप को मान्य मानकर अन्य को अमान्य मानकर अशुद्ध बताकर उसे त्याग दिया जाता है। जैसे जैसे हम लैंग्वेज को यूज करते जाते हैं तो उसके अलग अलग डिफरेंट रूप मिलते जाते हैं। उसमें ही किसी एक रूप को मान्य मानकर एक को माना जाता है कि हाँ भी इसको यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद जो सारे होते हैं ना डिफरेंट यूज करते रहते हैं तो उनको अमान्य मान लिया जाता है और अशुद्ध बताकर उनको त्याग दिया जाता है, यानी कि उनको छोड़ दिया जाता है और जिसको मान्य माना गया है उसका ही यूज किया जाता है। हिंदी में मुझे मेरे को, आप जाइए आप जाओ, मैंने किया मैंने करा प्रयुक्ति में पहले को मानक रूप मानते हुए दूसरे को अमानक माना जाता है। यानी कि मुझे या मेरे को, तो मुझे को मान्य मान गया और जो मेरे को है इसको हम अमान्य मान लेंगे और इसको त्याग देंगे और यूज किया जाएगा मुझे। आप जाइए को मान लिया जाएगा और आप जाओ को छोड़ दिया जाएगा। मैंने किया या मैंने करा को छोड़ दिया जाएगा और मैंने किया को मान लिया जाएगा, ये मान्य हो जाएगी और इसको अशुद्ध मानकर छोड़ दिया जाएगा। भाषा के मुख्यतः दो रूप माने गए हैं। भाषा के दो रूप माने गए हैं, एक आता है मान्य भाषा और दूसरी आती है अमानक भाषा। फर्स्ट कौन सी आती है, मान्य भाषा, और सेकंड कौन सी आती है, अमानक भाषा। मान्य भाषा भाषा का वह आदर्श रूप है जिसे व्याकरण तथा परंपरा से मान्य माना जाता है। यानी कि भाषा का जो मान्य रूप है ना उसको इसलिए माना जाता है कि जिससे कि वह व्याकरण तथा परस्पर के मान्य माना जाता है। मान्य क्यों होता है कि वो व्याकरण के स्तर पर उसको मान्य माना जाता है, उसे क्षेत्र में स्वीकृति प्राप्त हो, और उसको क्या हो, क्षेत्र में स्वीकृति प्राप्त हो। यानी कि जो एक प्लेस है यहाँ पर उसको माना जा रहा है, यानी कि ये जितने भी पीपल हैं वहाँ पर वो सब उसको मानते हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो उसको ही क्या किया जाएगा, मान्य मान लिया जाएगा। वह सामाजिक विविधताओं से हटकर हो, और वो क्या हो, सामाजिक विविधताओं से हटकर हो, यानी कि उसमें सामाजिक विविधताएं नहीं होनी चाहिए जिसको मान्य माना गया है।
वो सामाजिक विविधताओं से हटकर होनी चाहिए। भाषा के विभिन्न रूपों में से किसी एक रूप या एक बोली को आधारित होती है, एक बोली पर आधारित होती है, यानी कि जो विभिन्न रूप है ना भाषा के, उसमें से सिर्फ वो एक बोली पर ही आधारित होती है जिसको मान्य माना जाता है। इसके मानक बनते ही इसकी सामाजिक विशेषताएं लुप्त होने लगती हैं, और इसके मानक बनते ही इसकी जो सामाजिक विशेषताएं हैं ना वो लुप्त होने लगती है, यानी कि खत्म होने लगती हैं। हिंदी का मानक रूप, यह मानक रूप हिंदी की खड़ी बोली से विकसित हुआ है, और हिंदी का जो मानक रूप है वो हिंदी की जो खड़ी बोली थी ना उससे ही विकसित हुआ है। इस रूप में खड़ी बोली की सामाजिक विविधताएं लुप्त हो गई हैं, और इस रूप में क्या हुआ है, जो इसकी खड़ी बोली थी ना, खड़ी बोली की जो सामाजिक विविधताएं थी वो लुप्त हो गई, वो खत्म हो गई हैं, और यह रूप खड़ी बोली से अलग हिंदी है, और ये जो रूप है जिसको मान्यता मिली है वो क्या है, खड़ी बोली से अलग है, अलग हिंदी है खड़ी बोली से। भाषा के वर्तनी रूप और वाक्य विन्यास में स्थिरता लाने का प्रयास रहता है। इसमें एक शब्द का एक ही उच्चारण और एक ही वर्तनी होती है। इसका एक ही व्याकरणिक रूप होता है। इससे संप्रेषणीयता में व्याघात उत्पन्न नहीं होता है, उसमें संप्रेषणीयता और बोध्यगम्यता बनी रहती है। और उससे क्या होता है कि एक ही शब्द का जब यूज़ किया जाता है तो उसमें संप्रेषण करने, कम्युनिकेशन करने में, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्थिरता, बोध्यगम्यता बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारी अमान्य भाषा। अमान्य भाषा वे अशुद्ध रूप जो व्याकरण तथा भाषा की प्रकृति के अनुरूप ना हो, यानी कि वे अशुद्ध रूप होता है जो कि व्याकरण तथा भाषा की जो प्रकृति है ना उसके अनुरूप ना हो, तो उसको क्या माना जाता है कि वह भाषा जो है वो अशुद्ध है। उसे स्वीकृति ना मिली हो, अर्थात परिभाषाओं से उसे सहमति ना मिली हो, यानी कि उसे स्वीकृति ना मिली हो, एक्सेप्टेंस ना मिली हो उसे यूज करने के लिए, भाषा को बोलने के लिए, तथा भाषाइयों में उसे सहमति भी ना मिली हो कि इसको यूज किया जाएगा तो नहीं किया जाएगा, ये किया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, अशुद्ध भाषा कहते हैं। इसमें जो है वो संसाकित नहीं होती, और यह किसी स्थान तक होती है। इस भाषा में अशुद्धियां भी होती हैं, और इस भाषा में क्या होती है, अशुद्धियां यानी कि गलतियां भी होती हैं। इसके उच्चारण, वर्तन, रूप में स्थिरता के स्थान पर अस्थिरता दिखाई देती है। और इसका जब यूज करते हैं, जिसको उच्चारण किया जाता है, जब इसको बोला जाता है तो इसमें क्या होती है, स्थिरता के स्थान पर भी अस्थिरता दिखाई देती है। इसके कारण जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। वर्तनी रूप और वाक्य विन्यास की दृष्टि से मानक भाषा और अमानक भाषा का अध्ययन करने से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम आते हैं मानक रूप और अमानक रूप, यानी कि लड़का, तो मानक रूप क्या हो गया, लड़का यानी कि बॉय, और लड़का का समझ में नहीं आ रहा, इसको हम कम्युनिकेशन में करने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। इसका व्याकरण किस स्तर क्या है, ग्रहित, कीजिए, करिए, किया, करा, करो, करियो। रूप स्तर, मुझे या मेरे को ये दे दो या मुझे ये दे दो, तो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, मुझे ये दे दो, मेरे को इज अ डिफरेंट, तो ये क्या हो गई हमारी अमानक, ये हो गई हमारी अमानक, और ये हो गई हमारी मानक। वाक्य स्तर पर मुझे घर जाना है या मुझको घर जाना है, या जो अमानक हो गई, मानक हो गई ये तो हमारी मुझे घर जाना है या मुझको घर जाना है, और अमानक कौन सी होगी, मेरे को घर जाना है, तो ये कौन सी हो गई हमारी अमानक भाषा, ये अमानक हो गई, और ये हो गई हमारी ऊपर वाली मानक, ये मानक है और ये अमानक है, मेरे को घर जाना है। अथवा तू यहाँ से चले जाइए, ये अमानक हो गई, तू यहाँ से चले जाइए, डिफरेंट लग रही है पहुंचने में भी, हमें कम्युनिकेशन करने में भी, और तू यहाँ से चला जा, ये हो गई हमारी मानक भाषा, यानी कि हमारे समझ में भी आ रही है। अथवा हो सकता है एक और ले सकते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मेरे से दान नहीं जाता, मेरे से दान नहीं जाता, ये कौन सी हो गई हमारी अमान्य। मान्य है, मुझसे दान नहीं जाता। इस प्रकार मानक भाषा तथा अमानक भाषा एक दूसरे के विपरीत प्रकार की हैं।
भाषा लिखित भी होती है तथा उसमें बोले जाने के आंतरिक भी अनेक तत्वों का स्थान है। यानी कि जब हम भाषा जो है वो मानक या अमानक एक दूसरे के विपरीत प्रकार के हैं, और भाषा लिखित भी होती है तथा उसमें बोले जाने के आंतरिक भी अनेक तत्वों का स्थान है। यानी कि वो लिखित भी होती है तो उसमें बोले जाने के जो आंतरिक है ना, जब हम बोल रहे हैं उसको, तो उसके अनेक तत्वों का स्थान है उसमें। इस प्रकार हर भाषा की एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है। भाषा कई भाषिक तत्वों से मिलकर बनती है, और भाषा क्या है, जो विभिन्न भाषिक तत्व है ना उनसे मिलकर बनती है, और उसको जो व्याकरण की भी व्यवस्था होती है भाषा में। इन भाषिक तत्वों में से सबसे कमतर इकाई ध्वनि है, और इन भाषा जो यूज करते हैं उसमें सबसे कमतर जो है वो ध्वनि है। ध्वनि के स्तर पर भाषिक अभिव्यक्ति बाहर। इस प्रकार मानक भाषा तथा अमानक भाषा एक दूसरे के विपरीत प्रकार की हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो मानक भाषा और अमानक भाषा जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। भाषा लिखित भी होती है तथा उसमें बोले जाने के आंतरिक भी अनेक तत्वों का स्थान है। यानी कि भाषा जो है वो लिखित भी होती है, रिटर्न में होती है, और उसके बोले जाने के जो तत्व है ना वो आंतरिक तत्व है उसके बोले जाने के। इस प्रकार हर भाषा की एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है, और कोई सी भी भाषा हम बोलते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज हम बोलते हैं तो उसकी एक व्याकरण भी होती है। भाषा कई भाषिक तत्वों से मिलकर बनती है, और भाषा जो है वो कई भाषिक तत्वों से मिलकर बनती है। यानी कि एक ही वर्ड से भाषा नहीं बनती है, कई तत्वों से मिलकर भाषा बनती है। इन भाषिक तत्वों में से सबसे कमतर इकाई ध्वनि है, और इन भाषा तत्व जो है सब उनमें से सबसे जो कमतर है, सबसे कम जो है वो उसकी कौन सी इकाई है, ध्वनि है। ध्वनि के स्तर पर भाषिक अभिव्यक्ति बाहरी हो जाती है। यानी कि ध्वनि के स्तर पर भाषिक जो अभिव्यक्ति है वो बाहरी होती है। इस स्तर से जब हम वाक्य की ओर बढ़ते हैं तो भाषा जटिल होती है, और इस रूप में हम इस स्तर पर जब भाषा की वाक्य की ओर बढ़ते हैं ना तो भाषा जटिल हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। ध्वनियों से शब्द बनता है, और ध्वनियों से क्या होता है, शब्द बनता है, और ये शब्द जो है वो अर्थवान होता है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो उससे क्या होता है, शब्द बनता है, और उस शब्द का क्या होता है, एक अर्थ होता है। इन तत्वों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको हम देख सकते हैं कि अर्थ आया, अर्थ से ध्वनि निकली हमारी, ध्वनि से क्या हुआ, वाक्य प्रतीक हुआ, और उससे क्या बन गया, हमारा वाक्य पूरा रेडी हो गया। एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाषा का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट करते हुए भाषा के तत्वों का उल्लेख कीजिए। भाषा का अर्थ जो आपने पढ़ लिया आगे कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा स्पष्ट करते हुए भाषा के जो तत्व हैं तो उनका उल्लेख कीजिए। या आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाषा की परिभाषा उसके विभिन्न रूपों से कैसे स्पष्ट होती है। ये जो यानी जो हमारी लैंग्वेज जो है वो उसके जो विभिन्न रूप है उसे कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हम इसको किस लैंग्वेज में किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, कि भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं और भाषा की लिखित विशेषताएं कौन कौन सी है। भाषा क्या है कि भाषा के उद्देश्यों का विवेचना कीजिए। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को जरूर कर लें। देख लेते हैं भाषा की विशेषताएं, भाषा की फीचर्स कौन कौन से हैं। भाषा विशेष तत्वों के आधार पर निर्मित होती है, जैसे व्याकरणिक रूप, एक रूपता। ये प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। व्याकरणिक रूप, व्याकरण भाषा के विभिन्न तत्वों को व्यवस्थित करता है, अतः जो भाषिक रूप उसके नियमों के अनुसार होते हैं उन्हें भाषा में स्वीकृति मिलती है। व्याकरण जो है वो भाषा के विभिन्न तत्वों को व्यवस्थित करता है, और उससे क्या होता है, जो भाषिक रूप है ना उनके नियमों के अनुसार ही होता है। यानी कि जो व्याकरण है उसके अनुसार ही भाषा जो है उसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें भाषा में स्वीकृति मिलती है। जिन रूपों में उसको किया जाता है, व्याकरण को यूज किया जाता है, उसी को स्वीकृति मिलती है। जिस भाषिक रूप से व्याकरण से भिन्नता हो वह रूप अमानक तथा अशुद्ध माना जाता है, और जो हम भाषा यूज कर रहे हैं वो अगर व्याकरण से अलग होती है, भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, तो उसका रूप अमानक तथा अशुद्ध माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है, अमानक तथा अशुद्ध माना जाता है। और व्याकरण रूप शुद्ध माना जाता है, और जो व्याकरण के रूप में जो व्याकरण यूज करके जो वर्ड बने हुए हैं उनको शुद्ध माना जाता है। भाषा कई भाषिक तत्वों से मिलकर पूरी होती है, और भाषा जो है वो कई भाषिक तत्वों से मिलकर पूरी होती है। यानी कि एक वर्ड से हम भाषा नहीं बना सकते, भाषा जो है वो कई सारे भाषिक तत्वों से मिलकर पूरी होती है। भाषिक तत्वों में से सबसे कमतर इकाई ध्वनि हो, और भाषिक शब्द जो है, भाषिक कम तत्व जो है उनमें से सबसे जो कमतर है ना, जिसको सबसे ज्यादा कम इम्पोर्टेंस है वो है ध्वनि, यानी कि वॉइस। ध्वनियों के
समुच्चय से शब्द बनता है। जब ध्वनियों को कलेक्ट किया जाता है तो उससे क्या होता है, शब्द बनता है। ये अर्थवान वाक्य प्रतीक होता है और इसे क्या होता है, ये अर्थवान होता है और इसका वाक्य प्रतीत होता है, यानी कि हम अपने क्या कहना चाह रहे हैं जब भी हमको पता चल पाता है। क्योंकि ध्वनियों से निर्मित शब्द का परंपरा से कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, यानी कि जो ध्वनियों से जो निर्मित हुए ना शब्द, उनका हम परंपरा रूप से कोई ना कोई अर्थ जो है अवश्य होता है, यानी कि कोई ध्वनि निकली है तो उसका जो अर्थ है वो जरूर कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। जैसे पुस्तक, सार्थक, वाक्य प्रतीक है जो वस्तु के अर्थ को स्पष्ट करती है, यानी कि पुस्तक जो है, पुस्तक बोलना जा रहा है तो वो क्या है, एक वस्तु के अर्थ को स्पष्ट करती है। फिर इन सार्थक रूपों से वाक्य बनता है। फिर इन सार्थक रूपों को जब हमने कलेक्ट कर लिया तो इनसे क्या बनता है, वाक्य बनता है। इस प्रकार भाषिक अभिव्यक्ति होती है और इस प्रकार से क्या होती है, भाषिक अभिव्यक्ति होती है। किंतु इस प्रक्रिया को भाषा का व्याकरण नियंत्रित करता है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस चल रही है, इसको जो है वो व्याकरण ही नियंत्रित करता है, व्याकरण ही कंट्रोल करता है। ये अनुशासित करता है और या अनुशासित करता है, व्याकरण जो है नियंत्रित करता है और अनुशासित करता है। उदाहरण के लिए उसे जाना घर, उसे जाना घर। अब जब हम इसमें व्याकरण नहीं यूज करेंगे तो ये कितना डिफरेंट लग रहा है, उसे जाना घर, ठीक है। तो इसमें जब व्याकरण का यूज होगा तो ये सेंटेंस सही से बनेगा। क्या सेंटेंस बनेगा, उसे घर जाना है, ठीक है। हम इसको व्याकरण इसमें यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, उसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, व्याकरण से यूज होकर उसे घर जाना है। अरे थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है इस पे, उसे घर जाना है। इनमें कोई व्याकरणिक व्यवस्था नहीं है, इसमें कोई भी व्याकरणिक व्यवस्था नहीं है। अब हम इन व्याकरण इसमें यूज करें तो हमारा सेंटेंस सही बन गया और ये हमारा गलत बना हुआ है। उसे जाना घर, उसे घर जाना का तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमारे, लेकिन उसे घर जाना है तो ये हमारे समझ में आ रहा है। इसमें कोई व्याकरणिक व्यवस्था नहीं है। जब ये सभी कर्म पूर्वक भाषा के व्याकरण के अनुसार व्यवस्थित होता है तब सार्थक वाक्य बनता है, यानी कि जब व्याकरण का इसमें उपयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है व्याकरण का, तो जब क्या बनता है, ये सार्थक बनता है, यानी कि इसका अर्थ हमें समझ में आता है। उदाहरण के रूप में मानक भाषा में वाक्यों में कर्ता, जैसे उसे घर जाना है, ये बन गया ना हमारा सेंटेंस जो मैंने अभी बनाया था, उसे घर जाना है। तो ये इसमें व्याकरण यूज हुई तो ये हमारा सेंटेंस सही बन गया, वाक्य सही से बन गया। के अनाव्यय की व्याकरणिक व्यवस्था को देखा जा सकता है, जैसे वह कार्य करती है, वह कार्य करता है। यह कर्ता के अंतर से रूपों में आने वाले अंतर पर ध्यान देना भाषा के रूप को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार कर्म और क्रिया का अनाव्यय भी आवश्यक है। इस प्रकार भाषा का व्याकरणिक स्तर सबसे बड़ी विशेषता है, यानी कि व्याकरण का यूज करके ही भाषा को बनाया जा सकता है मानक। व्यतिहारित ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस चैनल में से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो इस पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।